सबको ओम शांति। आज हम हिमालय की बेटियां क्लास 7 में हिंदी जो कि सीबीएसई के कोर्स में है, तो आप सभी हिमालय की बेटियां चैप्टर को बहुत ध्यान से सुने और इसे समझने का प्रयास करें कि यह चैप्टर हिमालय की बेटियां हिमालय की नदियों के बारे में है। चूँकि यह नदियां हिमालय से निकलती हैं, इसलिए इसे हिमालय की बेटियां कहा गया और चैप्टर 3 है ये। तो हिमालय की बेटियां लेखक ने लिखा है कि अभी तक मैंने उसे दूर से देखा था, बड़ी शांत गंभीर अपने आप में खोई हुई लगती थी, संभ्रांत महिला की भांति दिखाई देती थी। और वो कहता है कि वहाँ पर जो मैदान में नदियाँ हैं वह लड़कियों की तरह नहीं, एक नारियों की भांति हैं, प्रौढ़ महिला की भांति व्यवहार करती हैं। लेकिन हिमालय में क्या है, एक बालिका की भांति उछलती कूदती। और जो नदियाँ हैं गंगा, यमुना, सतलज, ये क्या है, मैदानों में अपना उछलना कूदना खिलना हंसते जाना ये सब भूल जाती हैं। और वो कहता है कि जब मैं किसी लड़की की छोटी बच्ची को देखता हूँ जितना उछलती कूदती है, फिर वो बड़े हो जाने पर जितनी धीर गंभीर शांत हो जाती है, तो यही व्यवहार नदियों में होता है। नदियाँ हिमालय में लड़कियों की तरह होती हैं, लेकिन जब वो मैदानों में पहुँचती हैं तो प्रौढ़ महिला की भांति व्यवहार करती हैं। और वृद्धावस्था उनकी आती है, जब समुद्र में उनका मिलन होता है तो एक वृद्ध महिला की भांति व्यवहार करती हैं। तो नदियों का व्यवहार उनके स्थान रूप से बदलता रहता है। यही इस लेखक ने इस उद्देश्य में बताया है। लेखक का कहना है कि अपने महान पिता का प्यार पाकर कौन अगाध अतृप्त हो, कौन होगा जो उनकी प्यास मिटा सकेगा। वो कहता है कि बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर बंधुर आधिपत्यकाएँ, सर सब्ज उपत्यकाएँ, मतलब क्या है, जो घाटियाँ हैं इनका लीला निकेतन है। यानी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं और खेलते खेलते जब आगे पहुँचती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुँचकर इन्हें क्या है, अपना बीती बातें याद करने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता है। फिर क्या हो गया कि कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी नन्हें बेटियों के लिए कितना आशीर्वाद होगा, अर्थात कितना वो याद करता होगा अपनी इन बेटियों को। फिर क्या है, लेखक कहता है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, मणिकुभा, कपिसा, गंगा, यमुना, सरजू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली वह समुद्र जिसने पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों को हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। उन्हें समुद्र इनका पति कहा जाता है। तो ऐसी लेखिका का विश्वास है। जिन्होंने मैदानों में इन बेटियों नदियों को देखा, उनके ख्याल से शायद ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में ये बच्चियां बनकर कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाले इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ यह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। ये लेखक के अपने विचार हैं जो उसने इसमें व्यक्त किया है। और लेखक आगे कहता है कि कालिदास के बिरह यक्ष ने, कालिदास का ग्रंथ है मेघदूत, उसमें यक्ष है जो अपने प्रेमिका को संदेश भेजता है। तो कालिदास के बिरह यक्ष ने मेघदूत में कहा था, वेत्रवती माने बेतवा नदी का प्रेम प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेसी माने प्रेमिका तुम्हें पाकर अवश्य प्रसन्न होगी। यह बात चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को इन नदियों का सचेतक रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। तो यहाँ पर लेखक कवि कालिदास को याद करा, जो कि संस्कृत के बहुत बड़े कवि हैं और उन्होंने मेघदूत लिखा है। अब काका कालेलकर ने इन नदियों को लोक माता कहा है। हमारे बहुत बड़े संत हुए हैं, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चले, इन्हीं में अगर हम प्रेसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम उनके हाथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कभी उन नदियों को स्थान दिया है, तो लेखक ने बहन के रूप में भी देखने का प्रयास किया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई कि थीलिंग, तिब्बत की बात है, मन उचट गया, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर ने उस प्रगतिशील माने बहने वाले जल ने असर डाला। अब आपको बता दें कि लेखक प्रगतिवादी कवि है,
इसलिए उसे क्या है, प्रगतिशील बात नजर आती है। वो कहता है प्रगतिशील जल ने असर डाला और मन ताज़ा हो गया तो लगा गुनगुनाने। कहता है कि वो चूँकि कवि भी नागार्जुन हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि हैं और ये लेख नागार्जुन ने ही लिखा है। तो और बिहार के नहीं पूरे हिंदी साहित्य में नागार्जुन जो का नाम है, जो कि प्रगतिवादी कवियों के सिरमौर कहे जाते हैं नागार्जुन। तो जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, वो कहता है कि तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नदी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप तुम्हारी, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो सतलज को बहन के रूप में एक कविता भी मान लो लेखक ने लिख दिया है नागार्जुन जी ने। और आपको बता दें कि नागार्जुन का जो ये लेख है, यह नदियों के विविध रूपों में देखने को प्रस्तावित करता है कि नदियों को किसी ने माता कहा है, किसी ने समुद्र की पत्नी के रूप में उसको अब चित्रित किया है, लेकिन हिमालय में जब हम जाते हैं तो उनका बेटियों के रूप में जो रूप होता है वह बहुत ही सुहावना और बड़ा अच्छा लगता है। पहाड़ के लोग भले ही इसे थोड़ी सी घृणा करते हों या उनको अच्छा नहीं मानते हों, लेकिन लेखक ने अपने हृदय से उनके इस रूप की बहुत ही सराहना किया है और उनको इस रूप को बहुत ही अच्छा माना है। तो देखिए, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला आचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा कुमारी। कुमारी का मतलब होता है कि शराब का नशा है, किसी चीज़ का नशा। जाऊँ मैं तुम पर बलिहार, न्यौछावर हो जाना तुम बेटिया बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नदी के चित्रित तट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो आपने ये देखा, आपने इस हिमालय की बेटियों को आपने सुना बहुत ध्यान से, इसके लिए धन्यवाद। अब आपका दायित्व है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने समस्त दोस्तों को शेयर करें ताकि हमारे इस चैनल से लाखों लोग जुड़ सकें। आप सभी को धन्यवाद।